हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। मेरे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने प्रिपरेशन देखा था, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है हमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये पढ़ना है। ठीक है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ये हमेशा एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ये है, ये जब भी निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ध्यान रखना ये बात आपको। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है ROH, हमने इसमें सोडियम डाला। अगर ये एसिडिक है तो सोडियम डालने पर क्या होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर बनता है RO माइनस Na प्लस और H2 गैस निकलती है। हाफ H2 लिख देता हूँ यहाँ पर, H2 गैस निकलती है। इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है सोडियम। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। ध्यान रखेंगे RO माइनस को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन है। अच्छा जी। तो अब एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि अल्कोहल के साथ जनरली NaOH रिएक्शन नहीं करता। NaOH रिएक्शन इसके साथ नहीं करता जनरली। हाँ, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इसकी एसिडिटी बढ़ा दें तो कर जाएगा, लेकिन जनरली नो रिएक्शन। ठीक है। और हम कोई भी अल्कोहल ले लें, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब सोडियम के साथ जनरली रिएक्शन कर जाएंगे। तो एक मैं ले रहा हूँ टर्शी ब्यूटेनॉल, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ, टर्शी ब्यूटेनॉल इसका नाम होता है। आप लोग कोशिश करें इसका IUPAC नाम लिखने की, और इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3, H निकल जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से ऑक्सीजन। तो इसकी वैलेंसी 1 है, एल्कोक्साइड की वैलेंसी कितनी है? 1। तो ये 3 हो गया, AlCl3 की तरह ना। जैसे Cl3 होता है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, ऐसे AlCl3 हो गया। इसको बैलेंस कर देते हैं ऐसे करके, 6 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। क्यों बैलेंस कर रहे हैं? ताकि यहाँ पर 3H2 लिख सकें हम, इसलिए इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड हो गया आपका, है ना। एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड बोल देंगे इसको। एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, टर्ड मतलब टर्शी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए, तो अब हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल की एसिडिटी चेक कर लेते हैं। तो फिनॉल तो और ज़्यादा एसिडिक होता है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा, क्या क्या रीजंस हैं उसके। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। चलो भाई, बैलेंस कर लेते हैं इसको। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना बैलेंसिंग और बाय प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखेंगे, ये फिनॉक्साइड आयन है। बेंजीन पे O माइनस को क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉल इनफ एसिडिक होता है, तो ये जो है ये NaOH के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या होगा? O माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट सेम बनेगा, बट बाई प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर हो जाएगा। ये भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड दो तरीके से बना सकते हैं, सोडियम डाल के भी बना सकते हैं और NaOH डाल के भी बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपने देख लिया रिएक्शंस। अब कुछ बातें जान लीजिए, नोट पॉइंट। वो क्या है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल जो होते हैं अल्कोहल से मोर एसिडिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिनॉल में जब हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, देखना, सुनना जरा, क्या क्या रीजन है, बहुत ध्यान से सुनना। 2 रीजन आपको बताऊंगा। पहला रीजन तो ये है कि अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें इसको, तो क्या होगा? यहाँ पर ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा बच्चों? फिनॉक्साइड आयन। बोलते रहो, ये जब आप बोलोगे ना, मुंह से बोलते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 बार बोलोगे अपने आप रट जाएगा, नहीं तो नहीं रटेगा। क्या बनेगा अगर H हटा दें? तो बेंजीन पे O माइनस को क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। बोलो, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। और ये अंदर आएगा, रिंग पे क्या करेगा? रेजोनेंस। कैसे करेगा? देखो, रिंग के साथ रेजोनेंस कैसे करेगा?
ऐसे करेगा, इस तरह से ये O माइनस पूरा रिंग के अंदर घूम जाएगा। मैं आपको एक एक चीज, एक एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए प्लीज बहुत सीरियसली इस लेक्चर को पढ़ें और प्रॉपरली नोट करें, प्रॉपरली चीजों को नोट करें, एक एक करके 2 बार लेक्चर देख लेंगे, पूरा याद हो जाएगा डेटा आपको सारा, और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए ये क्या था, कॉन्जुगेट बेस। अब जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सुनिए, जैसे HCl एसिड है, एसिड से हमने एक H प्लस निकाल दिया, तो बची हुई स्पीशीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस। एक H प्लस निकलने के बाद जो चीज बचती है वो कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस हो गया। ऐसे यहाँ पे ये है। अब अगर कॉन्जुगेट बेस आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये जो एसिड होता है ये स्ट्रांग होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, इसको स्ट्रांग एसिड मत लिखिएगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, ऐसे लिख सकते हैं, फिनॉल्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। एक तो ये बात है, एक दूसरी बात ये है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिनॉल होता है ना बच्चा लोगों, सुनिएगा, फिनॉल में ये वाला कार्बन जो कि जुड़ा होता है ऑक्सीजन से, ये वाला जो कार्बन है ना, ये होता है sp2, और sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू अल्कोहल ये अपनी तरफ खींचता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बनाता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बनाता है। आप कैसे लिखेंगे, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, it will attract electron density toward itself and increases the polarity of OH bond. OH bond की polarity को increase कर देता है, and that is why acidity of phenol increases। ठीक है, विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है, सीधे सीधे समझ लीजिए, विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है। तो अब मैं जरा आपको विड्रॉइंग और डोनेटिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों में ये चीज लगेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ of alcohol and phenol is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group। बहुत बढ़िया, ये आप नोट करें। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग नहीं आता है तो फिर उसके लिए आप पढ़ लीजिए हाइड्रोकार्बन, और उसमें बेंजीन वाला पोर्शन पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से या मॉडर्न एबीसी से, किसी बुक से देख लीजिए, हालांकि मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो जैसे कि आर ग्रुप होते हैं, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल मैं आपको बताता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास ये, इसमें हमने 3 आर लगा दिए, एक हमारे पास है जिसमें हमने 2 आर लगा दिए। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीजें हैं, टफ नहीं है, इसको टफ मत बनाइए, इसको दिमाग में रखिए, बस इन दोनों को दिमाग में रखिए। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे। तो जिसमें जितने कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा, ये ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो सबसे ज्यादा एसिडिक। अब ये मत कहना सर डोनेटिंग लगा के एसिडिक बता, अरे यहाँ कंपैरिजन चल रहा है, जहाँ ज्यादा डोनेटिंग है वहाँ कम एसिडिक है, जहाँ कम डोनेटिंग है वहाँ ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, फिनॉल में आपको और ज्यादा मजा आएगा। देखिए फिनॉल में हमने क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, यहाँ पे हेडिंग डालिए, यहाँ लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ऐसे लिखिए। फिनॉल में हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया NO2। बहुत ध्यान से सुनिए, अभी लिखिए नहीं, सुनिए जरा। और एक जगह हमने कुछ भी नहीं लगाया, एक जगह हमने कुछ भी नहीं लगाया, और एक जगह हमने क्या किया कि एक जगह हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ऐसे। अब देखिए ये क्या होता है, ये है बेटा जी, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या है मिथाइल ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, अब जहां विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एसिडिटी 1 की, सबसे कम 3। आई बात समझ में, अब नोट करिए, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 हो गया, CCl3 हो गया, CF3 हो गया, कोई भी मतलब, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन ही जोड़ दो तो वो भी विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आराम से, फिर आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया
कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। रीजन क्या है? कॉन्जुगेट बेस इसका ज़्यादा स्टेबल है और इट्स कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज and the carbon is sp2, that is already that is directly attached with OH group that increases the acidity of phenol। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से पढ़ें और एनसीईआरटी में बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, और यही दो लाइंस आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी की यही दो लाइंस याद रखनी है कि एक तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसका कॉन्जुगेट बेस, और दूसरा sp2 कार्बन की वजह से OH ज़्यादा पोलर हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बाकी मैं अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी तो मैं आपको नोट करवाऊंगा ही। अब सेकंड है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टर कैसे बनाते हैं? बहुत बढ़िया। एस्टर कैसे बनाते हैं? एस्टर क्या होते हैं बच्चों? एस्टर होते हैं RCOOR, ये एस्टर होते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? कहता है देखो एल्कोहल ले लो या इसकी जगह फिनॉल भी ले सकते हो। फिनॉल में क्या होता है? एरीन ग्रुप जुड़ा होता है। AR मतलब एरीन, AR मतलब एरीन, एरीन मतलब बेंजीन। ठीक है, तो AROH भी लिख सकते हो। मैं अभी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। और इसमें आप क्या डालोगे? इसमें आप डालोगे RCOOH, ऐसे। यहाँ पर हमने H प्लस ले लिया, थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट में H प्लस लिया जाता है। अब जरा सुनिए बहुत ध्यान से, जो जेई वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इस बात को बहुत हाईलाइट करके चलेंगे कि जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, देखो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जेई वाले स्पेशली, सीबीएसई वालों के लिए तो दिक्कत नहीं, जेई वाले बहुत ध्यान से सुनना। एल्कोहल यहाँ पर H प्लस देता है और एसिड OH देता है, उल्टा है। वैसे जनरली तो एसिड H प्लस देता है, बट इस केस में पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में एल्कोहल क्या देगा? H, और एसिड क्या देगा? OH। पेंसिल से इसको लिखिएगा अपनी नोटबुक में, तभी आएगा मज़ा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको कर लीजिए डैश, तो क्या हो गया? R डैश C डबल बॉन्ड O, ये तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या आ गया? OR, तो ये क्या हो गया? OR, एस्टर, ऐसे। और प्लस क्या बन गया? H2। ठीक है, फिर से सुन लीजिए रिवर्स करके इसको। ठीक है जी, तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख करके दिखा देता हूँ। मैं आपको एक रिएक्शन प्रॉपर लिख करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। हालांकि सीबीएसई में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन में कहीं यूज़ होता हुआ ये दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जेई वगैरह के लिए चाहिए, और चाहिए तो सीबीएसई के लिए भी। सीरियसली लीजिए इसको, लाइट नहीं ले सकते इसको। ठीक है, तो ये बन गया आपका, क्या नाम है इसका? मिथाइल इथेनोएट। क्या नाम है इसका? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। और क्या बन गया? H2O। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट बन गया। अगर हम बेटा जी यहाँ पर फिनॉल ले लें, सुनिए जरा, अगर यहाँ पर हम फिनॉल ले लें तब क्या होगा? इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये डाल दिया। सेम केस होगा, सेम केस होगा। यहाँ से क्या निकलेगा? H, और यहाँ से क्या निकलेगा? OH। तो क्या हो जाएगा? अब है दम तो इसका IUPAC नाम बताओ मुझे, और आई एम डैम श्योर कि 10 में से 9 बच्चे गलत ही लिखेंगे। लिख के दिखाओ इसका IUPAC नेम। एस्टर है, लिखो। 1 2 3 लिख लिया? बहुत बढ़िया, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। इसका नाम है फिनाइल, मैच करना, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, फिनाइल इथेनोएट। और क्यों है तो ये आप IUPAC वाले लेक्चर में जानिए। चलिए, तो ये हो गई एक रिएक्शन जब हमने अल्कोहल को एसिड से रिएक्शन कराया। ठीक है, हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, फिनॉल भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर मिलेगा रिजल्ट। इसी में एस्टरिफिकेशन में ही सेकेंड रिएक्शन है कि अगर हम ROH ले लें, ROH ले लें और इसमें हम डाल दें एनहाइड्राइड। क्या डाल दें बच्चों? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा, एनहाइड्राइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, एसाइलेशन के लिए काम आता है। ये ज़्यादा अच्छी लाइन है। क्या? एनहाइड्राइड इज यूज्ड एज यूज्ड फॉर एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब जहाँ पर भी आपको COR लगाना है या RCO लगाना है, ये एसाइल ग्रुप होता है। RCO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा जी यहाँ पर? R डैश C डबल बॉन्ड O OR
प्लस क्या बन गया RCOOH। ये क्या हो गया आपका एस्टर। बहुत बढ़िया, ये एस्टर हो गया। चलिए तीसरी रिएक्शन, अब ये CH3 R की जगह CH3 लगा लीजिए, यहाँ पे R की जगह C2H5 लगा दीजिए। लिखिए देख करके, उसका IUPAC नाम लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, रफ कॉपी उठाइए, तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएगा ये सब, है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट है ROH, और इसमें हमने डाला है इस बार एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। ध्यान रहे यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, पिरिडीन डाल रहे हैं साथ में, और यहाँ पर हमारा HCl निकलेगा ऐसे करके। क्या निकलेगा HCl, कंपाउंड क्या बन जाएगा RCl डबल बॉन्ड OR, एस्टर बन जाएगा प्लस HCl। तो ये तीन तरीके हैं, और तीनों ही जगह हम क्या ले सकते हैं, अल्कोहल की जगह पर फिनॉल भी ले सकते हैं। सेम रिएक्शन मिलेगी, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बस यहाँ पर एरोमेटिक रिंग जुड़ जाएगी प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करा रहा हूँ, सो दैट कि आपको कम टाइम में मैं अच्छे से सिखा सकूँ। एस्टेरिफिकेशन का यूज़ करके हमें पढ़ना है एस्पिरिन। एस्टेरिफिकेशन का यूज़ करके हमें पढ़ना है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है, एक ड्रग है, जो कि एक, ध्यान रखेंगे, जिसको नोट करना वो नोट भी कर सकता है, जेई वाले स्पेशली। एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी वाली ड्रग होती है। फिर से सुन लीजिए, एस्पिरिन क्या होती है, एनाल्जेसिक होती है, मतलब पेन किलर होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और एंटी पायरेटिक होती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है इसमें। ये मेडिसिन है। कैसे बनती है, इसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का यूज होता है। बनती कैसे, क्या लेते हैं रिएक्टेंट इसमें, तो प्यारे बच्चों इसमें लेते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब जो पहली बार पढ़ता है ना, उसको लगता है अरे इतने भारी भारी नाम कैसे याद रखेंगे, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 4 बार बोलिए, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक। नहीं बोलोगे ना, टंग पे नहीं चढ़ेगा आपके, मैं सच बता रहा हूँ। अगर टंग पे आप चाहते हो कि जल्दी से आप बोल पाओ एग्जामिनर के सामने, जब आपका वो चल रहा होगा, वाइवा चल रहा होगा, तो आप 12th का तो आप बोल पाओ इस वर्ड को, उसके लिए आपको इसको अभी प्रैक्टिस करना होगा। तो बोलिए सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बोलिए सैलिस, आपको खुद को मजा आएगा बोल करके। ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड, बहुत बढ़िया। सैलिसिलिक एसिड होता है, IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हुआ यहाँ पर, ऑर्थो पे रिएक्शन हो गई। अब देखिए, अब आएगा मजा। ये क्या है, दिस इज एस्पिरिन, दिस इज योर एस्पिरिन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका नाम होता है कॉमन नेम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा जी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और सुनो, इसका अब यहाँ पर मजा आएगा। देखो, आपसे सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा, वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सबसे पहले पूछेगा बेटा जी एस्पिरिन क्या होता है, फॉर्मूला लिख के दिखाइए। आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप तो याद करके जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो आप याद करके जाओगे वाइवा के लिए। क्या होगा, आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कि सर ये एस्पिरिन जो है ये होता है, आप बना के दिखा दोगे, लिख के दिखा दोगे इसका फॉर्मूला। फिर वो कहेगा भैया ये बताओ कि इसकी रिएक्शन तो लिख के दिखाओ कैसे बना, वो भी आप लिख के दिखा दोगे। फिर आपसे कहेगा इसका नाम क्या है, आप कहोगे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बताओ IUPAC नेम क्या है, तब फंस जाओगे। तब नहीं पता, तुम इतना भारी नाम थोड़ी बता पाओगे। तो ध्यान रखोगे, इसका IUPAC नेम होता है 2-एसिटॉक्सी, क्या नाम है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इतना बताओगे खुश हो जाएगा, कहेगा लड़का पढ़ के आया है। उससे कहना बस सर अब इतना ही पूछो, इससे ज्यादा मत पूछो। ठीक है, चलिए, बहुत डिसेंट आंसर देना होता है, रुकना मतलब बिल्कुल भी वहां पे हड़बड़ाना नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर आंसर दीजिए, खुश हो जाए। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आप बोलेंगे, खुश हो जाएगा, जान जाएगा बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, तो ये एस्पिरिन नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके वाइवा के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट जो मिलते हैं ना आपको, प्रोजेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो समर प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह के 4-5 ड्रग्स ले लीजिए, उसी पे प्रोजेक्ट बना दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट क्या है, ल्यूकस टेस्ट कुछ नहीं बच्चों, आप पढ़ चुके हैं इसको चैप्टर 1 में, मैंने तो पढ़ाया हुआ है। अब आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा है पता नहीं, जान लीजिए। HCl के साथ ZnCl2 यूज करते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ड्राई,
इस कॉम्बो को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट जो होता है, आप ऐसे लिखेंगे, ल्यूकस रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी विद 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली। ल्यूकस रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल के साथ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट, मैं लिख देता हूँ, आप लोग डरोगे, आप ऐसे लिखो, विद 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब होता है गंदा गंदा मिट्टी जैसा कलर, ठीक है। टर्बिडिटी immediately with 2 degree alcohol ल्यूकस रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी in 5 to 10 minutes, और with 1 degree alcohol ल्यूकस रिएजेंट गिव्स टर्बिडिटी, नहीं, ल्यूकस रिएजेंट तो देता ही नहीं 1 डिग्री के साथ, ठीक, यहाँ पे लिख दो नो रिएक्शन। 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। अब सुनना, अगर कोई टीचर, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, कोई टीचर या कोई स्कूल टीचर आपको बोले कि 1 डिग्री के साथ रिएक्शन होती है, तो कहना हाँ सर 1 डिग्री के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन गर्म करने पे होती है और 1-1.5 घंटे बाद होती है, इमीडिएट नहीं होती। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? आप समझो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? आपको एक टेस्ट ट्यूब में आपको भर के दे दिया गया है अल्कोहल, आपको उसको प्रूव करना है। आपने उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाला, टर्बिडिटी आ गई, मतलब 3 डिग्री है। 5-10 मिनट बाद आ गई तो 2 डिग्री है, आ ही नहीं तो वो 1 डिग्री है। ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। आगे ये सब ना, अब जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका काम है कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठो या मॉडर्न एबीसी खोल के बैठो और ये चीजें पढ़ते जाओ साथ साथ, तब याद होगी। पढ़ने के मूड से बैठो, बुक्स वगैरह लेके बैठो, तब याद होती चीजें। आ जाओ भाई। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? वाटर निकालेंगे। क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? देखो सबसे कॉमन तो है H2SO4, किंग ऑफ एसिड H2SO4, या फिर हम लोग H3PO4 भी यूज करेंगे। अब H3PO4 भी यूज करते हैं, ZnCl2 भी यूज करते हैं, Al2O3 भी यूज करते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3 को, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट हमने यही दो यूज किए हैं तो मैं वही लिख रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी यूज कर सकते हैं चारों में से, जेई वाले बच्चे चारों चीजें लिख लेंगे यहाँ पर, Al2O3 और ZnCl2 भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या डाला है बेटा जी? H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, ठीक। 443 केल्विन टेम्परेचर लिया है, क्या हुआ यहाँ पर? वाटर निकल गया, क्या बना बेटा जी? यहाँ पर बन गया एल्कीन। हमेशा ध्यान रखना डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन होगा। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पे। 2 डिग्री अल्कोहल पे चलते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मत डालिए, जो एनसीईआरटी में डाला गया वो डालिए। आप एनसीईआरटी ने क्या डाला है? उन्होंने 85% H3PO4 डाला है और टेम्परेचर लिया हुआ है 440 केल्विन। क्या H2SO4 डाल के रिएक्शन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, आराम से रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है डिहाइड्रेशन के लिए, और 2 डिग्री से भी ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है। ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, बहुत पूछा जाता है ये। 20% H3PO4 बहुत डाइल्यूटेड H3PO4 से रिएक्शन हो जाएगा, 358 केल्विन पे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन 3 डिग्री का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन, ऐसे लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन क्या होता है? देखो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल।
ऐसे होता है रिएक्टिविटी। ठीक है बेटा जी, तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल की। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में हमें क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि चैनल क्या है, पूरा रोड मैप क्या है ऑक्सीडेशन का, ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करें हम विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा एसिड। कैसे बनेगा बच्चों, ये देखना है आपको। तो ऐसे बनेगा कि हम यहाँ से एक और एक दोनों जगह से हाइड्रोजन हटा देंगे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा सी और ओ के बीच में। दूसरे केस में क्या होगा, हम सी और एच के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देंगे, तो यहाँ पर सी ओ एच बन जाएगा। ध्यान रहे, दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट होंगे। अगर यहाँ पर कोई हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है इस जगह पर, तो वो यहाँ नहीं यूज हो सकता, यहाँ वाला यहाँ नहीं यूज हो सकता। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट बना लें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस केस में हमें इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा बेटा जी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मोस्टली यूज होता है KMnO4, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। और अगर हमें इससे डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है ऑक्सीडेशन करने पर, और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। डायरेक्ट चेंज करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट अगर वापस आना है तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ठीक है बच्चों, ये करना पड़ेगा आपको। सेकेंड है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। कौन सा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। और वो होते क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होएगा, यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आएगा? ये देखिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या बन गया? कीटोन। अब एक चीज बच्चों याद रखनी है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो रिएक्शन होता है, बट वो कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ आप यही याद रखेंगे, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजिली। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजिली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। हमारे पास कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये देख लेते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेटा जी हमारे पास सबसे पहले होता है CrO3, दूसरा होता है PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तीसरा होता है हमारा कॉपर 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन जो है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों किस लिए होते हैं? यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है बच्चों, इसके लिए यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 CH2OH, हम इसमें से कोई भी एक डाल दें, CrO3 डाल दें, या फिर हम इसमें से PCC डाल दें, या फिर इसमें से हम कॉपर 573 डाल दें, तो क्या होगा बेटा जी? ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। एक चीज ध्यान रखेंगे, इवन रट लेंगे क्या, कि 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा क्या बनता है? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। 1 डिग्री से क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री से क्या बन गया? कीटोन बन गया। 2 डिग्री से क्या बन गया बेटा जी? कीटोन। 2 डिग्री से क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा ऐसे। 2 डिग्री से क्या बन जाएगा? कीटोन। 1 डिग्री से क्या बनेगा? एल्कोहल। दो चार बार बोलिए, अभी आप इसको।
तो आपको याद हो जाएगा। 1 degree alcohol on oxidation with mild oxidizing agent gives aldehyde. 2 degree alcohol on oxidation with mild oxidizing agent gives ketone. तीनों में से कोई एक डालेंगे, तीनों नहीं लिखना है आपको, कोई एक लिखना है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट लगाना है यहाँ पर। क्या लगाना है नोट पॉइंट? देखिए, अगर हम ले लेते हैं कॉपर 573, तो कॉपर 573 केल्विन विद 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन। क्या बनाता है ये? एल्कीन बनाता है। कॉपर 573 विद 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर हम कॉपर 573 केल्विन डाल देंगे। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और ये इस तरीके से एल्कीन बना देगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन बन गया। डिहाइड्रेशन होता है ये। क्या होता है? डिहाइड्रेशन, याद रखिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा आपका, क्वेश्चंस में आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नेम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो पहली हमारी नेम रिएक्शन है कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन बच्चों, कोलवे रिएक्शन में एसिड बनता है। कैसे बनाएंगे? फिनॉल ले लेंगे, फिनॉल में डालेंगे NaOH, NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और फिर इसमें हम सबसे पहले तो डाल देंगे CO2, एंड सेकेंड नंबर पे हम डाल देंगे H+। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एसिड डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर H+ बन जाएगा, H लग जाएगा, और यहाँ पर COOH लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा जी? सैलिसिलिक एसिड, याद रखिए इसको। सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। कोलवे का प्रोडक्ट याद रखेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो अगली रिएक्शन है उसका और इसका प्रोडक्ट थोड़ा मिलता जुलता है। अगली रिएक्शन का नाम है राइमर टीमैन। राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन, ये क्या होता है बेटा जी? इसमें भी रिएक्टेंट तो फिनॉल ही लेंगे हम, रिएक्टेंट फिनॉल लेंगे। NaOH के साथ CHCl3 डालेंगे, विच इज क्लोरोफॉर्म। ये डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाएगा। अब देखिए, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन वो आपको नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपकी गलत नहीं होगी, ये आपकी रिएक्शन सही होगी, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए डायरेक्टली यही बन जाता है। फिर इसमें H+ डालेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी का नाम होता है बच्चों सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसल्डिहाइड में बोलते हैं। रीमर टीमैन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसल्डिहाइड। और इसका कोलवे का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड।
नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बेटा जी? अगर हम फिनॉल में अगर हम फिनॉल में डाल दें जिंक डस्ट, तो यहाँ पर बन जाता है बेंजीन प्लस ZnO। ऑक्सीडेशन करेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको याद कर लेना है। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है, इजीली नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसको। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आप ले सकते हैं Na2Cr2O7 एसिडिफाइड, या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, KMnO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो एनसीईआरटी में यूज किया है हम वही यूज कर रहे हैं, सो दैट कि आपको Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ डाल करके हीट करेंगे इसको, तो बनेगा बेंजोक्विनोन। क्या बनेगा? बोलना है आपको, क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। फिनॉल के रिडक्शन से क्या बनता है? बेंजीन। और फिनॉल दो तरह की नेम रिएक्शन देता है, कोल्बे और रीमैटिमैन। ठीक है, यहाँ से ये इतनी रिएक्शंस फिनॉल की हैं। अब आप लोग एक काम करिए, आगे मैं ईथर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ तक की सारी रिएक्शंस एक बार लिख करके देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, तो आपके लिए इजी होगा आगे इसको हैंडल करना। ठीक है, क्योंकि ईथर में थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ेगा। ईथर की रिएक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब मैकेनिज्म उसमें लगेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप लोग इसको याद करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ईथर बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग जनरल फॉर्मूला ROR आर कॉल्ड ईथर। इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। जैसे कि CH3OCH3 लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। और इसमें अगर चेन छोटी बड़ी होती है, तो मोस्टली जो चेन बड़ी होती है उसमें एन लगाते हैं, और छोटी वाली चेन में ऑक्सी लगाते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, मिथॉक्सी ईथेन। अगर ये बीच में लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा टू मिथॉक्सी टू मिथॉक्सी प्रोपेन। टर्मिनल पे लगा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा? वन मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा जी? वन मिथॉक्सी प्रोपेन। एनसीईआरटी में जितना भी आईयूपीएसी दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है चैप्टर में, और बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो सारा आप लोग करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा जी? C2H5OH ले लेंगे, इसमें डाल देंगे H2SO4 443 केल्विन पे। अगर इस टेम्परेचर पे डालेंगे तो ध्यान रखिएगा, एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता। क्या बनता है? इथीन बनता है। और अगर आप इसमें H2SO4 डालेंगे 413 केल्विन पे, तब यहाँ पर ईथर बनेगा C2H5O C2H5, ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बेसिकली SN2 के थ्रू होता है। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा। सेकंड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है, तो सेकंड देखेंगे। सेकंड है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस, और इसको मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा
आप लोग सारे क्वेश्चन इसके कीजिएगा एनसीईआरटी के मेरे लेक्चर के बाद में, आपको सारा समझ में आ जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। इट इज SN2 रिएक्शन ऑलवेज, ये हमेशा SN2 होती है, SN1 नहीं हो सकती। इट इज SN2 रिएक्शन ऑलवेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैन बी स्मॉल और बल्कि। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे, नहीं तो भूल जाइएगा, क्योंकि ये टफ होते हैं, ये भूल जाएंगे तो फिर याद, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन के समय याद नहीं आता है। इसको प्रॉपरली नोट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो स्मॉल भी हो सकता है, बल्कि भी हो सकता है। और एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी स्मॉल। एल्काइल हैलाइड कैसा होता है, स्मॉल होता है। ये लार्ज नहीं हो सकता। कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेफर्ड है। और मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रिएक्शन करेगा। 2 डिग्री में उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं होती। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि इफ एल्काइल हैलाइड इज बल्की, इफ एल्काइल हैलाइड इज बल्की, देन alkene will form as a major product, alkene will form as a major product। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ सारी रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो विलियमसन रिएक्शन होती है वो होती क्या है, ये देखो। विलियमसन रिएक्शन में ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या है, लिखेंगे यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम किस में अटैक कराते हैं, इसको हम अटैक कराते हैं RX में। तो ये अटैक करता है SN2 अटैक, कौन सा, बैक साइड अटैक करता है SN2 अटैक। क्या बनता है, ईथर, और क्या निकल जाता है यहाँ से, NaX। अब इसका ये जनरल फॉर्म हो गया विलियमसन का। अब हम ले लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल, CH3O Na प्लस, इसको हमने अटैक कराया CH3Cl पे, SN2 रिएक्शन होगी, बड़े आराम से ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3O मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो गया इसका, मिथॉक्सी मीथेन बन गया। हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यही रखा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। O माइनस है ना, O माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो हमने यहाँ पे रख दिया CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। अटैक कहाँ पर होगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, क्लोरीन तो इस पे लगा हुआ है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये टूट के निकल जाएगा, क्या होगा, CH3 CH2O CH3, ऐसे। तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी ईथेन। अब बेटा जी देखिए, अगर आप लोग अगर आप लोग C2H5O माइनस ले लेते हैं, Na प्लस, तो यहाँ पर, और हम इसको डाल रहे हैं बल्कि अल्काइल हैलाइड पे, ये ले लिया हमने बल्कि अल्काइल हैलाइड। तो बल्कि अल्काइल हैलाइड कैसे करेगा रिएक्शन, बल्कि अल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन देगा। क्या देगा, बीटा एलिमिनेशन। कहाँ से देगा, यहाँ से देगा, क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 अटैक नहीं हो सकता ना, 3 डिग्री पे SN2 अटैक नहीं हो सकता। ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पे आप कैसे अटैक कराओगे, 3 डिग्री पे SN2 नहीं हो सकता, यहाँ पर नो SN2। तो क्या होगा यहाँ पर, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर ये एज अ बेस काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल भी होती हैं और बेस भी होती हैं। ये ये रहा आपका बीटा, HBr निकल जाएगा यहाँ से, क्या बनेगा, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करती हैं और बेस की तरह भी करती हैं। तो आपका ये एल्कीन बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल गिव
एल्कीन, वो क्या नहीं देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, एल्कीन देंगे। अब मान लीजिए आपको ये बनाना है, मैं एक प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये सीबीएसई का एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, लेकिन ये जेई में पूछा गया है। आपको ये बनाना है। अब वो कहता है इसके रिएक्टेंट लिख के दिखाओ, इसके रिएक्टेंट क्या होंगे। और अगर हमें विलियमसन के थ्रू बनाना है तो रिएक्शन SN2 होनी चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है इसमें, हम न्यूक्लियोफाइल बल्कि ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बल्कि लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ये हमने ले लिया, सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये क्या है बेटा जी, नाम लिख लेंगे इसका, सोडियम, पोटेशियम भी ले सकते हैं यहाँ पर, ब्यूटॉक्साइड। और इसमें बच्चे क्या डाल देंगे, CH3 CH2 Br, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये टूट के निकल जाएगा। अब आप देखिए ये क्यों हो जा रही है रिएक्शन, क्योंकि हमें एल्काइल हैलाइड की डिग्री देखनी है। हमें क्या देखनी है विलियमसन में, एल्काइल हैलाइड की डिग्री, जिस कार्बन पर ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन लगा हुआ है उसकी डिग्री देखनी है। कितनी है उसकी डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, आराम से SN2 दे देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बल्कि होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्काइल हैलाइड छोटा होना चाहिए, तो आराम से रिएक्शन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके इसमें, इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, विलियमसन इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका सोडियम फिनॉक्साइड दिया हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड दिया हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड दिया हुआ है, और इसको मैं थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड दिया हुआ है, और इसमें हमने डाल दिया CH3Cl। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये टूट के निकल जाएगा, वो CH3 बन जाएगा ऐसे। और फिनॉल ले लेंगे, अगर हम फिनॉल में NaOH डालेंगे तो ये बनेगा। अब आपको अगर ये दे दिया जाए और कहें कि ये बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले NaOH डालोगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाओगे, फिर सोडियम फिनॉक्साइड में क्या डालोगे, CH3Cl डालोगे, तब ये बन जाएगा। रोड मैप समझ में आया। फिनॉल टू एनिसोल, इसका नाम क्या होता है, एनिसोल, या फिर मिथाइल बेंजीन, सॉरी मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसका नाम क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन। आपसे बोले फिनॉल, फिनॉल टू मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है, कैसे बनाओगे, ये रोड मैप देख लीजिए। पहले NaOH डालेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, और फिर CH3Cl डालेंगे, SN2 रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान रखिए इसको। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये रिएक्शन करनी है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, इसके लिए आपको रिएक्टेंट लिखने हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो x प्लस वाई क्या होंगे यहाँ पर लिख करके देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया, विलियमसन खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले है हमारे पास में CO बॉन्ड क्लीवेज, CO बॉन्ड क्लीवेज, मैं इसको एसिड हाइड्रोलिसिस भी कह सकता हूँ, मैं इसको एसिड हाइड्रोलिसिस भी कह सकता हूँ। क्यों, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें एसिड ही डालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम ROR लेते हैं और उसमें डालते हैं HI, तो HBr भी डाल सकते हैं, जो काम HI करेगा HBr भी वही करेगा। क्या बनता है बच्चों, ROH बनता है और RI बनता है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, देखो होता है ऐसे है कि ये यहाँ से टूट जाता है, एक जगह H लग जाता है, एक जगह I लग जाता है, ऐसे ऐसे होता है। मैं इसके एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये 99% बच्चों को समझ में नहीं आता है ये चीज। सबसे पहले क्या होगा, HI एक एसिड है जो कि H प्लस देगा, तो H प्लस देगा, और यहाँ ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है। ये क्या है, लुईस बेस। और ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये। तो सबसे पहले होगा बेटा जी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है, H प्लस यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाके चिपक जाएगा ऐसे, ये अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा एसिड पे, H प्लस जाके चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया इसका, H प्लस जुड़ गया, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए प्रोटोनेशन हो गया। अब देखिए क्या बचा था यहाँ पर,
यहाँ बचा था I-। I- यहाँ पर अटैक करेगा SN2 मैनर में, बैक साइड से अटैक करेगा, ये टूट के निकल जाएगा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको 5 बार लिख करके देखिए, अभी अभी आपको रट जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप बैठे हुए हैं क्लास में, तो ही आप इसको सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। नहीं तो फिर बंद कर दिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा इसको, कल देख लीजिएगा। अगर आप अभी टेंशन में हैं या आप थके हुए हैं तो मत देखिए इसको, नेक्स्ट थोड़ा टाइम देकर के देखिएगा, नेक्स्ट डे देखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला एरो कैसे डिसाइड होता है, ध्यान रखेंगे कि जब भी SN2 अटैक होगा, ये वाला एरो हमेशा टूवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव नेगेटिव है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, तो ये एरो हमेशा कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब देखिए, मान लीजिए कुछ अनसिमेट्रिकल दिया हो, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर दिया होगा, तो जो छोटा वाला ईथर होएगा ना, जो छोटा वाला एल्काइल पार्ट होगा, उसमें जुड़ जाएगा आयोडीन। उसमें क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। इसका ट्रिक से अगर आपको करना है, तो इस पार्ट में आई जोड़ दीजिए, इस पार्ट में एच जोड़ दीजिए, आंसर। छोटे वाले में आई जुड़ता है, ठीक, छोटे वाले में क्या जुड़ता है, आई जुड़ता है। मैं मैकेनिज्म से भी करके दिखा दे रहा हूँ, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। छोटे वाले में हमने ये आई जोड़ दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट का। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। सबसे पहले जब एच आई डालेंगे तो क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। फिर जो आई माइनस है, आप मुझे बताइए आई माइनस यहाँ अच्छे से अटैक कर सकता है कि यहाँ अच्छे से अटैक कर सकता है, क्योंकि हमें कराना क्या है, SN2। तो ये कैसा है, ये तो सबसे छोटा मिथाइल है, और ये वाला कैसा है, ये देखो, ये 2 डिग्री, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये वाला तो बल हिंडर्ड है। तो हिंडर्ड जो होता है, वो उस पे तो SN2 अटैक होता नहीं है, तो यहाँ पर SN2 अटैक, इस वाले पर SN2 अटैक नहीं होगा, इस वाले पर होगा। तो जब यहाँ से होगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड स्लो करिए, बहुत अगर आप इसको 2x पे देख रहे हैं नहीं समझ में आएगा, थोड़ा स्पीड स्लो करिए, 2 बार देखिए। कार्बन की डिग्री देखनी है, कार्बन की डिग्री देखनी है हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये लीजिए मैंने इजी दे दिया। अगर आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसमें करके देखिए, ट्रिक लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आई लगा दीजिए, यहाँ पर एच लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, कभी कभी ये रिएक्शन SN1 भी होती है, तो केस ऑफ SN1 आप पढ़ लीजिए, केस ऑफ SN1 कि कब कब ये रिएक्शन SN1 होगी। तो SN1 तब होगी जब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन बच्चों 3 डिग्री हो। जैसे ये वाला कार्बन कैसे है, ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बन है, इस केस में ये रिएक्शन SN1 होगी। तो 3 डिग्री और बेंजाइलिक, दो केस होते हैं, 3 डिग्री और बेंजाइलिक। 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बन पर आयोडीन को लगा देते हैं, रट लीजिए इस लाइन को, 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बन पर आयोडीन को लगा देंगे। मैकेनिज्म में करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले प्रोटोनेशन हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, ये देखिए ऐसे प्रोटोनेशन हो गया। देखो ये कार्बन है 3 डिग्री, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देखते हैं। अगर 3 डिग्री नहीं है तब तो वही छोटे वाले पे आई लगा दो, अगर 3 डिग्री है तो फिर इसकी ये टूट जाएगा, ये अपने आप टूट के क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे जो है आपका 3 डिग्री यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या बन गया ये, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2-3 एग्जाम्पल ही हैं, वो देख लीजिए और डरिए नहीं, प्रैक्टिस करिए, 4-5 बार अभी लिख करके देखिए, याद हो जाएगा आपको। ये बन गया 3 डिग्री कार्बन कार्बोटाइन। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, ये देखिए, ये टूट करके अलग निकल गया। क्या टूट के निकला है, CH3OH, ये टूट के निकल गया। अब क्या होगा, अब ये जो I माइनस है, ये आराम से यहाँ पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3CI CH3 ये प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अगर 3 डिग्री होगा तो ऐसा ही होगा। द कार्बन अटैच डायरेक्टली टू ऑक्सीजन एटम इफ 3 डिग्री और बेंजालिक, देन इट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, SN1 के थ्रू रिएक्शन होगी और यहाँ पर आयोडीन लगेगा, ठीक है।
इसलिए ऐसा हुआ। बेंजाइलिक का भी एक केस बता देता हूँ। ये देखिए, ये बेंजाइलिक कार्बन है। अगर ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, तो इसमें भी वही काम होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्रोटोनेशन कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, ये टूट के निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्लस CH3OH। और यहाँ पर बेटा जी आई डाल देंगे, तो आई यहाँ पे अटैक कर देगा। क्या बनेगा, CH2I प्लस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिनको नहीं मालूम लिख लीजिए। ये क्या है, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन का रेजोनेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये बन जाता है। बेन बार बार मैं कह रहा हूँ, 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बन अगर ऑक्सीजन से अटैच होगा, 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बन अगर ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी और बेंजाइलिक और 3 डिग्री कार्बन पे आप आयोडीन लगा देंगे। ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक, तो इस पे क्या लग जाएगा, आई। डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बन पे डायरेक्टली यहाँ पर आई लगा देंगे, दूसरे वाले में एच लग जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, ये मैंने डायरेक्ट ऑक्सीजन को जोड़ दिया है किसमें से, बेंजीन से। अब यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये तो टूटता नहीं है, तो कभी टूटेगा ही नहीं। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सिंपली नहीं टूटेगा एसिड डालने पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोटोनेशन कर दिया इसका। हमने प्रोटोनेशन कर दिया। वैसे भी ध्यान रखेंगे एक चीज, एक कॉमन केमिस्ट्री है कि बेंजीन से अगर कोई चीज डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो वो जल्दी टूटती नहीं है। तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, हो सकता है नंबर ऑफ स्टेप्स करनी पड़े तब टूटे। तो ये यहाँ पर SN2 की तरह अटैक करेगा और ये टूट के निकल जाएगा ऐसे, CH3OH। तो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो फिर जेई में मिलेगी आपको या नीट में मिलेगी। CBSE में इससे ज्यादा की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। क्या बन गया यहाँ पर, फिनॉल मिल गई, फिनॉल बन गया हमारा। ठीक है, ध्यान रहे कि ये नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चाहे तो एक बार रिवाइज करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है, सीधी सी बात है, बेंजाइलिक कार्बन है तो यहाँ पे क्या लगा दो, ये बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइलिक कार्बन पे आई लगा दो, दूसरी जगह एच लगा दो, क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं, ये वाला ये तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ एच लग जाएगा, इधर आई लग जाएगा, यहाँ पर एच लग जाएगा, सिंपल है। बट मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू करके दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, एक बच्चों का सवाल रहता है कि सर क्या हमें मैकेनिज्म स्कूल में करनी है। भाई देखो, अगर आपको आप इसमें एफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया है, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दीजिए। अदरवाइज मैकेनिज्म थोड़ा सा ये रहता है कि क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हमको आ गया है, तो अब मैकेनिज्म से जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो आप रफ में बना के देख सकते हैं। एक फिनॉल बन जाएगा, ये वाला फिनॉल बन गया, और यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया। इसमें हम लगा देंगे आयोडीन, इस पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, CH2I हो जाएगा ऐसे। इसको नोट कर लेंगे बेटा जी आप। ठीक है, ये हो गया। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको ट्राई करेंगे। HBr भी यूज हो सकता है। ठीक है, HCl HBr HI तीनों यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चा लोगों देखो, बेंजीन के ऊपर OR ग्रुप, ये क्या होता है, ये होता है OP डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ये। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और आप हमेशा की तरह इसमें भी क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं OCH3, और मैं सिर्फ मेजर मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करा दिया Br2, और एसिटिक एसिड डाल दिया यहाँ पर हमने।
लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है, एसिटिक एसिड डाल दिया हमने, क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, केवल पैरा ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो बनाने की जरूरत नहीं, ऑर्थो माइनर होता है, बनेंगे दोनों, ध्यान रहे। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ H2SO4 डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनेगा, यहाँ पर पैरा पे नाइट्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, लिखते जाएंगे। फिगर ऑफ एल्काइलेशन, फिगर ऑफ एल्काइलेशन में क्या होगा, CH3Cl यूज करेंगे, AlCl3 के साथ एनहाइड्रस रहेगा ये, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करेंगे, पैरा पे मिथाइल लग जाएगा, एंड लास्ट है आपका एनहाइड्रस COCl3 एसाइल क्लोराइड डालेंगे, तो यहाँ पर पैरा पे लग जाएगा एसाइल, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया चैप्टर, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ईथर वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब इसमें जो सॉल्ट एग्जांपल और इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप लोग प्लीज वो जरूर कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ईथर में स्पेशली, ठीक है। अभी आपको इसको बंद नहीं करना है, आपने रिवाइज कर लिया है, अच्छी बात है, नोटबुक सामने रखिए, एनसीईआरटी निकालिए और वो क्वेश्चन तुरंत करके देखिए, वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अभी कर लीजिए। और लास्ट के 10 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में, उसमें इधर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। अभी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।